हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं। इन प्रॉब्लम्स का लेवल अच्छा है, बिल्कुल आप मान के चलिए ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है ना। तो वन बाय वन इन प्रॉब्लम का डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आईपैड पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Let Z1, Z2, Z3 be complex numbers such that mod Z1 equals to mod Z2 equals to mod Z3 equals to mod of Z1 plus Z2 plus Z3 equals to 2। ये सारे के सारे मॉडलस 2 दे रखे हैं एंड मॉडलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉडलस ऑफ Z1 माइनस Z3। इन दोनों के मॉड भी सेम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन गिवन है मॉड ऑफ दिस इनटू मॉड ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से मैं करना चाहूँगा। वी आर गिवन दैट मॉडलस Z1, मॉडलस Z2, मॉडलस Z3 ऑल मॉडलस आर सेम एंड हैविंग वैल्यू इज 2। एक बात ये समझ में आती है, अगर इन सभी का मॉडलस सेम है देन डेफिनेटली ऑल दीज 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस 2 यूनिट, है ना। तो सारे के सारे पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 2 यूनिट है। तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऑरिजिन पर सेंटर 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। चलिए सर्कल भी कुछ अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। या दिस वन, ठीक है ना। अब अपने को गिवन है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं Z1, Z2, Z3 सर्कल पे लाई करते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया ए यहाँ कहीं पर है ना, ये B है और ये वाला पॉइंट जो है वो C है आपका, समथिंग लाइक दैट। ए की एफिक्स है Z1, B की एफिक्स है Z2, C की एफिक्स है Z3। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों पॉइंट जो हैं ऑरिजिन से इनकी डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है, क्योंकि सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ज्वाइन कर एक ट्रायंगल मैंने डेवलप कर लिया ABC, ठीक है ना। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉल्ड AB, ये जो कॉल्ड AB है इसकी लेंथ क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉल्ड AC, कॉल्ड AC की लेंथ क्या है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है ये दोनों कॉल्ड, ये देखिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3, ये दोनों कॉल्ड इक्वल लेंथ की हैं। और हम लोग जानते थे यार कि अगर सर्कल में 2 कॉर्ड इक्वल लेंथ की हो तो दोनों कॉर्ड सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड करेंगी। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ, एंगल AOB थीटा है, देन डेफिनेटली एंगल AOC भी क्या आ जाएगा, थीटा। दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लम को रिलेट कैसे करेंगे। अब रिलेट करने के हम कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, आप देखिए ट्रायंगल BOA, देखिए अगर हम Z1 को, वेक्टर Z1 को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए रोटेशन की डायरेक्शन बच्चों कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम वेक्टर Z1 को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो उससे वेक्टर Z2 जनरेट हो जाएगा, है ना। तो Z2 को मैं लिख सकता हूँ कंसेप्ट ऑफ रोटेशन से Z1 इंटू थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना इक्विवेलेंट होता E पर I थीटा से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। एंड अब जरा देखिए मैं Z3 को जनरेट करना चाहता हूँ, Z3 को जनरेट करना चाहता हूँ Z1 की हेल्प से। आप देखिए ट्रायंगल OAC यानी OC वेक्टर को जनरेट करना है, किस वेक्टर की हेल्प से, OA की हेल्प से। तो OA को रोटेट करना पड़ेगा थीटा डिग्री क्लॉकवाइज। आपकी बार रोटेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, है ना। तो Z3 को मैं लिख सकता हूँ Z1 इंटू क्लॉकवाइज रोटेट किया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e⁻ I थीटा से। अब Z2 और Z3 दोनों को मैंने इन टर्म्स ऑफ Z1 डिफाइन कर लिया। ये एक बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन इस रिजल्ट को कनेक्ट करे। देखिए ऊपर एक कंडीशन ये वाली जिसको मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, ये अभी भी कनेक्टेड यूज नहीं हुई है। नाउ अब उसका यूज़ कर लेते हैं। नाउ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 इज वॉट, Z1 इंटू ई रेज टू द पावर I थीटा, Z3 इज वॉट, Z1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस I थीटा इक्वल्स टू 2। Z1 को कॉमन ले लिया, मॉड Z1 इंटू 1 प्लस ई पावर I थीटा मीन्स C प्लस IS और प्लस ई पावर माइनस I थीटा मीन्स C माइनस IS, वेयर C स्टैंड फॉर कॉस थीटा एंड S स्टैंड फॉर
साइन थीटा, समथिंग लाइक दैट। एंड मॉड Z1 2 गिवन था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, IS से IS कैंसिल, what we get from here 1 plus 2c, मॉडुलस ऑफ 1 plus 2c, 2c मीन्स 1 plus 2 cos थीटा, है ना। तो इसका मॉडुलस आपको 1 दे रखा है, इट मीन्स दैट 1 plus 2 cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ +-1। अगर प्लस साइन लेता हूँ तो cos थीटा की वैल्यू 0 आती है, यानी थीटा क्या आ गया π/2। ऑन द अदर हैंड अगर अपन नेगेटिव साइन पिक करते हैं यहाँ पर, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी -1 या -2। दिस विल इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई। लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर है कि थीटा यार मैं पाई नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने थीटा को पाई ले लिया, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, तो क्या होगा, यानी ओ बी को अगर ओ ए से जनरेट करना है तो पाई डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, है ना। और अगर ओ सी को ओ ए से जनरेट करना है तो थीटा डिग्री मतलब पाई डिग्री आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो इस केस में ओ बी वैक्टर और ओ सी वैक्टर दोनों कंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि ओ ए को आप एक बार पाई डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, एक बार पाई डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो बी और सी इस केस में कोइंसिडेंट पॉइंट बन जाएंगे। और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है Z2 नॉट इक्वल्स टू Z3, तो ये यहाँ पर थीटा, ये जो एंगल है ये रिजेक्ट हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस इज व्हाट, सिंस Z2 नॉट इक्वल्स टू Z3, Z2 Z3 डिफरेंट पॉइंट है, तो थीटा की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, थीटा इज व्हाट π/2, है ना। थीटा अगर π/2 है तो थीटा की वैल्यू उठा के 1 और 2 में पुट कर दीजिए, देयरफॉर 1 विल इम्प्लाइज Z2 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, यानी थीटा π/2 का मतलब 90 डिग्री रोटेट करना है, तो e पावर i π/2 की वैल्यू क्या होती है i Z1 एंड Z3 की क्या आ जाएगी -i Z1, यानी एक बार π/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, एक बार π/2 डिग्री क्लॉकवाइज। देयरफॉर अब जो वैल्यू इन्होंने पूछी है Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू आ जाएगा Z1 प्लस i Z1 इंटू Z1 माइनस i Z1। मॉड Z1 दोनों से कॉमन ले लिया, तो मॉड Z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस आई इंटू मॉड ऑफ 1 माइनस आई। मॉड Z1 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 1 प्लस आई का मॉड इंटू √2 इंटू √2, एंड द आंसर इज व्हाट 8। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल प्रॉब्लम थी, अच्छी प्रॉब्लम भी है, जे एडवांस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी प्रॉब्लम। जे एडवांस में बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ एक दो प्रॉब्लम आती हैं जो थोड़ा सा अच्छी होती है, जो अंडर 100 रैंक वाले बच्चों के लिए होती हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम तो नॉर्मल ही आती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, गिवन FZ, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, वेरी डिसेंट प्रॉब्लम। FZ is what? Z square minus 19Z, and there are complex number Z with the property that Z, FZ and F of FZ are the vertices of a right triangle in the complex plane। मतलब FZ एक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, और बोला गया है कि ये Z हमने ऐसे पिक किया है सच दैट Z, FZ और F of FZ एक राइट एंगल ट्राइंगल डिज़ाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर विथ राइट एंगल एट FZ, है ना। देयर पॉजिटिव इंटीजर्स m n सच दैट वन सच वैल्यू ऑफ Z इज दिस, और Z की एक फॉर्म दे रखी है, मतलब अगर Z, FZ और F ऑफ FZ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल के एग्जिस्टेंस के लिए Z की एक फॉर्म दे रखी है m + √n + 11 आयोटा, करें फाइंड m + n, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट ले लेते हैं, सॉरी। चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, Z FZ एंड F of FZ, है ना। राइट एंगल एट FZ, है ना। इसकी fx, a की fx Z लेट कर ली, c की fx मैंने लेट कर ली, f of FZ, ठीक है ना।
अच्छा, दो वेक्टर डिफाइन कर लिया, एक बी ए वेक्टर डिफाइन कर लिया, एक बी सी वेक्टर डिफाइन कर लिया, एंगल क्या है 90 डिग्री, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, एक रोटेशन कंसेप्ट के थ्रू चले तो एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रोटेशन। इस वेक्टर को बी सी वेक्टर को जनरेट करना चाहता हूँ, एफ ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड, किसकी हेल्प से जनरेट करना चाहता हूँ, इसकी हेल्प से। बी ए वेक्टर क्या है, जेड माइनस एफ जेड। तो इस जेड माइनस एफ जेड वैक्टर को कैसे रोटेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना इक्विवेलेंट होता है आई से मल्टीप्लाई करना, ये सब पढ़ रखा है आपने, है ना। लेकिन यार एक फाइट है, अगर हम वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो डायरेक्शन तो मैच कर जाएगी, लेकिन लेंथ का क्या, लेंथ तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है कि बी ए की लेंथ क्या है, बी सी की लेंथ क्या है, तो कोई भी आर्बिट्री लेंथ हो सकती है। तो लेंथ के एडजस्टमेंट के लिए मैंने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा टाइम्स, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, किससे जनरेट करना है, जेड माइनस एफ जेड से, जेड माइनस एफ जेड इंटू आई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई रोटेट करना था। लैम्डा से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम लेंथ को एडजस्ट करना चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ इनकी गिवन नहीं है ना। आई होप यहाँ तक तो आपको पहली लाइन क्लिक कर ही रही होगी। अब यार इसको डिफाइन करते एफ ऑफ एफ जेड। देखिए एफ जेड की डेफिनेशन क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 19 जेड। तो एफ ऑफ एफ जेड के लिए क्या करना है, जेड को एफ जेड से रिप्लेस कर दीजिए, एफ जेड स्क्वायर माइनस 19 एफ जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जेड माइनस एफ जेड, जेड माइनस एफ जेड, जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस 19 जेड टाइम्स आयोटा। सही है क्या। अब ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, देखिए एफ जेड स्क्वायर माइनस 20 एफ जेड, तो एफ जेड मैंने ले लिया कॉमन, एफ जेड इंटू एफ जेड माइनस 20 इक्वल टू आई लैम्डा। अच्छा अब इस रूट इसके अंदर आ जाए 20 जेड माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से भी एक जेड कॉमन ले लिया, 20 जेड माइनस जेड स्क्वायर है तो जेड ले लिया कॉमन, 20 माइनस जेड। बच्चों कनेक्टेड हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा अब एफ जेड की बात कीजिए, एफ जेड दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस 19 जेड, तो जेड मैंने ले लिया कॉमन, जेड माइनस 19, सही है ना। एफ जेड माइनस 20 की बात करेंगे तो एफ जेड माइनस 20 को मैं लिखूंगा जेड स्क्वायर माइनस 19 जेड माइनस 20, इसके फैक्टर मुझे देख रहे हैं, जेड माइनस 20 इंटू जेड प्लस 1, परफेक्ट है क्या, जेड माइनस 20 इंटू जेड प्लस 1 परफेक्ट है, जेड माइनस 20 इंटू जेड प्लस 1 और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया आई लैम्डा जेड इंटू 20 माइनस जेड, ठीक है ना। अच्छा जेड जीरो है नहीं क्योंकि जेड की फॉर्म को दे रखी है, इस टाइप का जेड आना चाहिए जिसका इमेजिनरी पार्ट 11 है, तो कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा जेड माइनस 20 से इसको भी कैंसिल कर दिया, लेकिन एक माइनस साइन लगा दिया क्योंकि जेड 20 भी नहीं, बिकॉज जेड का इमेजिनरी पार्ट 11 है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचता है यार, जेड माइनस 19 इंटू जेड प्लस 1 is what minus I lambda. This will implies z square plus z minus 19z minus 18z minus 19 equals to minus I lambda, है ना, ये रिजल्ट आ रहा है। तो जनरली जो बच्चे थोड़े भी ठीक ठाक लेवल के होते हैं, जो रोटेशन जानते हैं, वो स्टूडेंट यहाँ तक तो इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बच्चों को दी हुई है, कुछ बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को, तो जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उनको क्लिक कर जाता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो रोटेशन तो लगाना ही लगाना है। अब इसके बाद जेड यहाँ से ये जो फाइनल रिजल्ट अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, लास्ट लाइन दिख रही है, इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है यार कि जब तक मेरे को लैम्डा नहीं पता होगा, यानी इनकी लेंथ का रेशियो, इनकी लेंथ बी सी और बी ए की लेंथ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि लैम्डा कैन टेक एनी आर्बिट्री वैल्यू। तो इस इक्वेशन के इन्फाइनाइट सोल्यूशन यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे क्वाड्रेटिक चेंज होगी तो वहाँ से रूट्स डिफरेंट आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब जरा देखिए वो जो डिमांड कर रहे हैं जेड की, उन्होंने एक पर्टिकुलर डिमांड की, उन्होंने कहा कि जेड मेरे को किस टाइप का चाहिए, m प्लस रूट एन प्लस 11i, यानी जेड ऐसा चाहिए जिसका इमेजनरी पार्ट 11 हो। जेड कैसा जेड चाहिए, इमेजनरी पार्ट 11 हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक मैसेज मेरे को ये कलेक्ट हो रहा है, दिस विल इम्प्लाइज जेड इसका नहीं, जेड एक ऐसा नंबर है सच दैट, ये नंबर कैसा, प्योरली
इमेजिनरी है, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। अच्छा, अगर ये नंबर प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। मूव टू द नेक्स्ट पेज। जेड स्क्वायर, दिस विल इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 18z माइनस 19 इक्वल्स टू 0। इस नंबर का रियल पार्ट 0 होगा, है ना। और जहाँ पर z किस टाइप का है, वेयर z इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है z का टाइप क्या, m प्लस रूट एन प्लस 11i। अच्छा, m प्लस रूट एन एक रियल नंबर होगा, m और n दोनों ही क्या इंटीजर, तो थोड़ी देर के लिए m प्लस रूट एन को मैंने एक इंटीजर m प्लस रूट एन को एक रियल नंबर a कॉल किया, है ना। तो z को मैंने लेट कर लिया a प्लस 11i, है ना। और ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, एज सजेस्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम। मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ यार, ऐसा इन्फॉर्मेशन में कुछ गिवन है, एज सजेस्टेड बाय द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में गिवन है जेड की फॉर्म, तो बस ये वाला जेड उठा के पुट कर देना है आपको यहाँ पर। इस नंबर का रियल पार्ट 0, तो जेड को पुट कर दीजिए, a प्लस 11i का स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स a प्लस 11 आयोटा माइनस 19, और इसका रियल पार्ट 0 करना है। तो बच्चों रियल पार्ट क्या आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर माइनस 121 माइनस 18a माइनस 19, ये 0 आ रहा है ना। तो a स्क्वायर माइनस 18a माइनस 140, ये वैल्यू 0 आ गई है। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, a इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 4ab, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 14 4 जा क्या होता है 56 अपॉन 2a अपॉन 2, 18 प्लस माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, 2 को कैंसिल कर लेते हैं, 2 को कैंसिल किया, सॉरी 2 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आएगा 9 टाइम्स, 2 अंदर से कैंसिल करेंगे तो 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, 4 से डिवाइड दे दीजिए, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 से 140, और 140 प्लस 81, ये क्या आ जाएगा, 140 प्लस 81 121, वेरी गुड। ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 121, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी गुड वेरी गुड। sorry 221, sorry, take a pardon, a is that, ठीक है। therefore one such value of z, therefore one such value of z is, क्या आ जाएगा, z था आपके पास a प्लस 11i, इफ अगर अपन यहाँ पर पॉजिटिव साइन ले लें, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में हमको गिवन था m प्लस रूट एन, ये वाली फॉर्म लेके आनी थी, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमें कौन सा साइन यहाँ पर लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, तो आएगा 9 प्लस रूट ऑफ 221 प्लस 11 आयोटा, यानी m जो है 9 है और n यहाँ पर 221 है, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n, 221 प्लस 9, दैट कम्स आउट टू बी 230, ठीक है क्या। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है z1 z2 z3 सेटिस्फाइज मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 1, तीनों का मॉडुलस 1 दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है, z1 स्क्वायर अपॉन z1 z2 z3 प्लस z2 स्क्वायर अपॉन z3 z1 प्लस z3 स्क्वायर अपॉन z1 z2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। देन मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 कैन बी, अच्छा ये क्वेश्चन जो है 1 और मोर वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से यार टेंशन क्रिएट करने वाले होते हैं, क्योंकि हमको सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। खैर यहाँ पर टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन उसी की वैल्यू पूछी गई है, तो एज सच कोई बिग इशू यहाँ पर नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एक काम किया मैंने, ये जो इक्वेशन गिवन है इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z1q प्लस z2q प्लस z3q प्लस z1 z2 z3 इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है ना। अब बात यार ये है कि यहाँ से क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे किया जाए, क्योंकि हमें कमेंट करना है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस तरह का सीन पिक्चर में लाना है। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी माइंड में क्लिक करती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, Z1Q प्लस Z2Q प्लस Z3Q माइनस 3Z1 Z2 Z3, है ना। 3Z1 Z2 Z3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 4Z1 Z2 Z3 लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसके फैक्टर याद होते हैं इस एक्सप्रेशन के, इसके फैक्टर होते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। देखिए इस तरह का सीन मैं पिक्चर में लाना चाहता था, क्योंकि इसी के मॉड के बारे में कमेंट करना है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर अपीयर हो गया इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से। अंदर दूसरा फैक्टर का क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। सही है क्या? ओके। अच्छा, अब ये तो आगे, लेकिन अब इस तरह की पिक्चर जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर को फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, है ना। तो 2 टाइम्स करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा सिग्मा ऑफ Z1 Z2 और प्लस 4 टाइम्स Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। सही है बच्चों? ओके। अब यार एक काम किया, मैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को रिपीटेडली लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने इसको एक छोटा सा एक प्यारा सा नेम दे दिया, कैपिटल Z। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को क्या कॉल किया? कैपिटल Z। यानी अब मुझे केवल और केवल फोकस करना है मॉड Z पर फोकस करना है इस स्टेप के बाद। चलिए देखते हैं। कैपिटल Z बोलेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या सीन बन गया? ZQ माइनस 3 टाइम्स सिग्मा Z1 Z2 टाइम्स Z प्लस 4 Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ZQ माइनस, एक काम किया है, ये जो दो का प्रोडक्ट था Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 है, इससे मैंने क्या किया? तीनों का प्रोडक्ट कॉमन ले लिया। 3 Z1 Z2 Z3 तीनों के प्रोडक्ट को कॉमन लेंगे, इंटेंशनली कॉमन लिया है। तो एक एक का डिवाइड लग जाएगा, 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 टाइम्स Z प्लस 4 Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। सही है क्या? अब यहाँ पे इस कंडीशन का रोल आ गया। देखिए Z1 Z2 Z3 ये सारे कैसे यूनी मॉडुलर हैं, और आप जानते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनी मॉडुलर होता है तो उसका कंजुगेट उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, कि उसका स्क्वायर कर सकते हैं। मॉड Z1 की वैल्यू 1 है तो मॉड Z1 स्क्वायर 1 होगा। मॉड Z1 स्क्वायर क्या होता है? Z1 बार, तो Z1 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/Z1। सिमिलरली Z2 बार क्या आ जाएगा? 1/Z2। तो 1/Z1 1/Z2 को लिख दिया मैंने 3 Z1 Z2 Z3। 1/Z1 बन गया Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार टाइम्स Z प्लस 4 Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। बच्चों सही है क्या? अच्छा, अब इस पिक्चर को अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को मैं Z कॉल करता हूँ, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z बार। Z बार निकालेंगे तो अब ये जो कंजुगेट का ऑपरेशन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, तो ये क्वांटिटी Z बार बन जाएगी। तो फाइनली Z3 माइनस 3Z बार, 3Z बार इंटू Z1 Z2 Z3 प्लस 4 Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, Z बार बच्चों क्या बन जाएगा? मॉड Z स्क्वायर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। तो ZQ माइनस 3 मॉड Z स्क्वायर, ZQ माइनस 3 मॉड Z स्क्वायर टाइम्स Z1 Z2 Z3। एक काम किया यार, Z1 Z2 Z3 से कॉमन ले लेते हैं। ZQ माइनस Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 टाइम्स मॉड Z स्क्वायर माइनस 4, या इसको इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब देखो यार, हमको निकालना क्या था? हमको निकाला था मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को मैंने Z कॉल किया। इट मीन्स हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मॉड Z पर है। मॉड Z हमें पिक्चर में क्रिएट करना है, उस पर बात करनी है।
तो ये जो अभी रिजल्ट मिला है इसका मॉड मैंने अप्लाई कर दिया, टेक मॉड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मॉड अप्लाई कर दीजिए। और अपन जानते हैं मॉड फंक्शन प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड जेड क्यू, इधर लिख सकते हैं मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू इंटू मॉड जेड थ्री इंटू 3 टाइम्स मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं क्या। मॉड जेड वन भी 1 है, मॉड जेड टू भी 1 है, मॉड जेड थ्री भी 1 है, ये तीनों 1 बन जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक क्यूबिक मिल रही है। और मॉड जेड भी लिखने में मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है, इसको एक रियल नंबर आर सपोज कर लिया, मॉड जेड इक्वल्स टू आर, तो आर क्यू माइनस 3 आर स्क्वायर, सॉरी एक मिस्टेक हो रही है। जब मैंने मॉड अप्लाई किया था तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर भी मॉड आ जाएगा, है ना। तो ये सीन बन जाएगा आर क्यू माइनस मॉड ऑफ ये आ जाएगा। अब केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार जब ये मॉड पॉजिटिव से ओपन हो रहा है तब आर क्या आता है, और एक बार जब ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा तब आर क्या आएगा। केस फर्स्ट, इफ मॉड जेड इक्वल्स टू आर इज ग्रेटर देन, ये जब पॉजिटिव कब होगा, आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4/3, नहीं आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3, इसको मैंने स्टार बोल दिया। देन स्टार इम्प्लाइज मॉड पॉजिटिव साइन से खुल जाएगा, आर क्यू माइनस 3 आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यार इसके फैक्टर बताइए, मतलब क्यूबिक के फैक्टर निकालने, तो आर को मैं क्या पुट कर दूंगा, आर को 4 के फैक्टर 1 से तो हो रही रहा, -1 से आर को -1 पुट करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, नहीं आर को -1 पुट कर दूं, तो आर को -1 पुट किया, -1 -3, -1 से हो रहा है, -1 से हो रहा है, तो r + 1 इसका एक फैक्टर हो गया, है ना। r को -1 पुट किया, एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो r + 1 इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर डिवाइड देके निकाल लो, दूसरा फैक्टर डिवाइड देके 1 -3, r वाला टर्म 0 है, और ये 4, डिटैच कोफिशिएंट यूज़ कर रहा हूँ, -1 0 1 0 1 -1 -4 4 और ये 4 और ये -4, ये 0। तो क्वाड्रेटिक जो बनेगी वो ये जो क्वाड्रेटिक है, डिवाइड देने पर जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके कोफिशिएंट आ गए r² -4r + 4, है ना। तो ये सीन बन गया r + 1 इंटू r - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि r कैसा नंबर होगा, हमने मॉड जेड को r लेट किया हुआ है, तो नेसेसरी कंडीशन r कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यानी यहाँ से r की वैल्यू सिर्फ एक की वैल्यू आ रही है, तो मॉड जेड इक्वल्स टू 2, ये अलाउड भी है। क्यों अलाउड है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि r की वैल्यू हमें वो लेनी है जो 2/√3, 2/√3 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहाँ से साउंड आ रही ओके, ये यहाँ पर अलाउड है। केस सेकंड ले लिया। अब केस सेकंड लेंगे जब ये वाला अंदर वाला मॉड स्टार में जो मॉड है ये नेगेटिव से ओपन होता है। इफ मॉड जेड इक्वल्स टू आर लेस देन 2/√3 देन स्टार इम्प्लाइज, तो मॉड किससे ओपन हो जाएगा, नेगेटिव साइन से, r³ + 3r² - 4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर तो मुझे दिख गया r - 1, r को 1 डालने पर ये क्यूबिक सेटिस्फाई हो रही है, तो r - 1 एक फैक्टर हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं, 1 3 0 -4 सारे कोफिशिएंट लिख लिए, 1 लिख लिया, 0 1 1 बन जा 1, 3 बन जा 4 4 बन जा 4 4 और 4, ये कोफिशिएंट तो आ जाएगा। क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट आएंगे r² + 4r + 4, सही है क्या। तो r - 1 सिंपल डिवीजन आप नॉर्मली डिवाइड देके भी निकाल सकते हैं क्यूबिक में। इस क्यूबिक में आप r - 1 से डिवाइड दे दो यार, ये क्वाड्रेटिक अपने आप आ जाएगी, और ये बन जाएगा r + 2 का होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये कभी 0 हो नहीं सकता, r पॉजिटिव है, तो यहाँ से r की वैल्यू सिर्फ एक आ रही है, मॉड जेड इक्वल्स टू 1, और ये अलाउड है क्योंकि जो हमने केस बनाया उसमें r 2/√3 से छोटा है, 1 पॉइंट समथिंग से छोटा है, तो यहाँ से भी साउंड आ रही ओके। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड जेड, मॉड जेड क्या क्या हो सकता है, मॉड जेड कैन बी क्या क्या हो सकता है, पहले केस से 2 भी आंसर आ सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन अपन टिक कर देंगे, आगरा एंड बॉम्बे, 2 आंसर है इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड जेड होल क्यूब, फाइंड मॉड जेड टू द पावर 4। यानी यहाँ से मॉड जेड एक्चुअली निकालना, इस इक्वेशन से मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार फाइट ये कि इसमें कुछ टर्म विदाउट मॉड के हैं, कुछ टर्म में मॉड मुझे दिख रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिक लगाया मैंने क्या काम किया, 4z को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। शायद आपकी भी पहली स्टेप यही होगी। अगर आपकी पहली स्टेप ये है तो अब बताइए क्या आपको क्लिक कर रहा है। यहाँ से ये सजेस्ट होता है यार, ये जो राइट हैंड साइड है ये कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर। अगर ये नंबर प्योरली रियल है इसका मतलब ये जेड स्क्वायर माइनस 4z किसके इक्वल आ गया, प्योरली रियल नंबर। और अगर कोई नंबर प्योरली रियल हो, जेड अगर प्योरली रियल हो तो अपन लिखते थे जेड बार इक्वल टू जेड, अगर जेड प्योरली रियल है। यानी अगर कोई नंबर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट उसी नंबर के इक्वल होगा। यानी जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू इस नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस 4z बार। चलिए इसको लेफ्ट में ला के फैक्टराइज कर लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 4z बार, 4z माइनस जेड बार, सही है क्या, जेड माइनस जेड बार और जेड प्लस जेड बार माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सही है क्या। इफ़ जेड इक्वल्स टू जेड बार, अगर जेड और जेड बार इक्वल है, जेड और जेड बार इक्वल होने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि नंबर प्योरली रियल है, दैट इज जेड इज प्योरली रियल। अगर जेड प्योरली रियल है तो सपोज कर लिया जेड इक्वल्स टू एक्स, मैंने जेड, अगर जेड प्योरली रियल, अगर ये कंपोनेंट 0 करते हैं तो जेड इक्वल्स टू जेड बार, जेड प्योरली रियल है तो जेड को हम क्या सपोज कर लेंगे एक्स। और एक्स की वैल्यू निकालने के हमने जेड की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, 1 में पुट कर दिया, जो पेरेंट इक्वेशन गिवन थी 1 इम्प्लाई जेड को एक्स डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड एक्स का होल क्यूब, सही है बच्चों। अच्छा अब x तो रियल नंबर है और आपने पढ़ा होगा रियल नंबर के केस में मतलब अगर स्क्वायरिंग की बात की जाए तो मॉड इमेटीरियल होता है, मॉड x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया और अगर ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाए मॉड x का होल क्यू, एलसीएम ले लिया मैंने, तो x इंटू मॉड x का होल क्यू, ये वैल्यू -4 दिख रही है, चेक करना, 4 से डिवाइड दे दिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है। अच्छा अगर ये प्रोडक्ट निगेटिव है तो क्लियर है कि x इसमें कैसा, क्या x पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, x अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड x बन जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x कैसा नंबर होगा, निगेटिव नंबर होगा। और x अगर निगेटिव है तो मॉड निगेटिव से खुल गया, माइनस एक्स पावर 4 इक्वल्स टू -4, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर 2 है और x निगेटिव है तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -√2 आएगी। x -√2 आने का मतलब देखिए z की वैल्यू, यही तो z को मैंने एक्सलेट किया था, z की वैल्यू क्या आ गई -√2 और मैंने आपसे पूछा है मॉड z टू द पावर 4, मॉड z की पावर 4 करेंगे तो √2 की पावर 4, √2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 4, ये आ गया। लेकिन ये आंसर आया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट से आया। अब सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं, इफ z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 4 है ना, तो z प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z 4 है, यानी रियल पार्ट ऑफ z की बात करें तो वो 2 है और z का रियल पार्ट 2 है तो z को मैं लेट कर सकता हूँ 2 प्लस आई वाई, है ना, z को 2 प्लस आई वाई पुट कर देते हैं, किस में, 1 में पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस आई वाई प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस आई वाई, मॉड ऑफ 2 प्लस आई वाई का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड जेड आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 आई वाई इक्वल टू 4 टू द 8, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, -8 माइनस 4 आई वाई इक्वल्स टू 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर
3/2, सही है क्या? तो 4IY से 4IY कैंसिल हो गया, 4 - 8 मीन्स -4 - y², ये लेफ्ट हैंड साइड बचता है, राइट हैंड साइड में आता 4 + y² + 16/4 + y² रेज़ टू द पावर 3/2। इस इक्वेशन से आपको y निकालना है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से क्लियर है यार कि इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी y नहीं हुआ, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव फॉर ऑल y एंड राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। ये साइड हमेशा कैसा है? पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा नेगेटिव है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। यानी सेकंड कंपोनेंट से कोई सोल्यूशन नहीं आया, जो सोल्यूशन आना था वो केवल फर्स्ट कंपोनेंट से आया। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर? mod z टू द पावर 4 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। Let alpha and beta with a complex number such that mod alpha equals to 1, mod beta equals to √2 and mod of alpha minus beta equals to 1 and the imaginary part of beta upon alpha is positive। beta upon alpha का imaginary part positive है for a positive integer n if n has a remainder of 1 when n is divided by 8। मतलब n में 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आता है। 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आने का मतलब n किस टाइप का हो सकता है? n 9 हो सकता है, 8 × 16 + 1 17 हो सकता है। इन जनरल बात करें तो 8k + 1 टाइप का है। देन एक्सप्रेस mod of alpha to the power n plus beta to the power n in terms of n। Okay, let's start। So first of all we are given that mod alpha is 1, mod beta is √2, therefore we can suppose alpha equals to e to the power I theta and beta mod beta is √2, तो √2 e to the power I phi, ठीक है ना? where theta of phi 0 से 2π तक लाई कर रहे हैं, मतलब सर्कल वाली फॉर्म आ गई, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ऑरिजिन पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल, उस पर अल्फा है। ऑरिजिन पर सेंटर √2 रेडियस का सर्कल है, वो बीटा है ना? और अल्फा बीटा की प्लेसिंग कुछ इस तरह से जो इसको सेटिस्फाई करे, mod of alpha minus beta equals to 1। चलिए इस पर बात करते हैं। therefore mod of alpha minus beta equals to आ जाएगा अल्फा यानी हो गया cos थीटा माइनस √2 cos phi, है ना, प्लस i sin थीटा माइनस √2 sin phi। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने सेपरेट कर लिया और ये वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो मॉड गिवन है, तो स्क्वायरिंग के बाद ये कुछ बन जाएगा cos थीटा माइनस √2 cos phi का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस √2 sin phi का स्क्वायर। ये वैल्यू 1 है ना? थोड़ा सा केयरफुली चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 2 cos स्क्वायर phi प्लस 2 sin स्क्वायर phi इज 2 माइनस 2 √2 ब्रैकेट में आएगा cos a cos b माइनस माइनस कॉमन ले लिया, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ थीटा माइनस phi, या phi माइनस थीटा एक ही बात है, कुछ भी लिख दो यार, सॉरी यार, कुछ भी लिख सकते हैं, कॉस में तो माइनस प्लस सब चलता है। आया क्या वैसे? ये आ गया इक्वल्स टू 1। क्या एडवांटेज है? 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से डिवाइड दे देते हैं तो 1/√2। यहाँ से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई। दिस विल इम्प्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ phi माइनस थीटा, द वैल्यू इज 1/√2, ठीक है ना? लेकिन यहाँ से हमने phi माइनस थीटा का कॉस निकाला, लेकिन phi माइनस थीटा भी हम एंगल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा बाई अल्फा? बीटा इज √2 e टू द पावर i इंटू phi माइनस थीटा, है ना? तो कॉस ऑफ phi माइनस थीटा को लिख सकते हैं, ये बन जाएगा कॉस ऑफ phi माइनस थीटा प्लस i साइन ऑफ phi माइनस थीटा, है ना? दिस विल इम्प्लाइज द इमेजिनरी, इफ वी टॉक अबाउट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा बाई अल्फा, देन क्लियरली इट इज √2 टाइम्स साइन ऑफ phi माइनस थीटा, एंड वी आर गिवन दैट दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। दिस विल इज इम्प्लाई साइन ऑफ phi माइनस थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? अब यार इन दो रिजल्ट को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना है, एक इसको और एक इसको, है ना? अच्छा, थीटा और phi की रेंज अपने को गिवन है,
तो if we talk about the range of phi minus theta, तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -2 से 2 -2 से 2 के बीच हमें वो एंगल सोचने हैं जिसका कॉस लेने पर 1/√2 है और साइन पॉजिटिव है। कॉस 1/√2 कहाँ पर आएगा, 45 पर आएगा, और 45 पर आएगा, 315 पर आएगा, और पीछे -2 में भी 2 बार आएगा, है ना। लेकिन साइन पॉजिटिव हो, साइन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, π/4, और π/4 से 2π यूनिट पीछे चले जाएं, क्योंकि 2π यूनिट आगे जाएंगे तो 2π से आगे निकल जाए, 2π यूनिट पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 एक कंक्लूजन निकला कि ये जो phi माइनस थीटा एंगल है, या तो ये π/4 होगा या फिर ये -7π/4 होगा। ठीक है ना। चलिए, हमने एक मीनिंगफुल वर्क कर लिया यहाँ से। अब अपन बिल्कुल एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यार हमें क्या निकालना, क्या मॉड ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। नाउ मॉड ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, है ना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अल्फा पावर n, चलिए अल्फा पावर n आ जाएगा e⁻i n θ प्लस बीटा पावर n, बीटा है √2 e⁻i⁵, तो यह आ गया 2n/2 e⁻i n⁵। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। तो ये आ जाएगा क्या था, e⁻i n⁻, यानी cos n⁻ प्लस i sin n⁻ प्लस √2 cos n⁵ प्लस i sin n⁵। √2 नहीं है, 2n/2 है। टू टू द पावर n/2, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना है, इसका मॉड निकालना है। तो यह आ जाएगा cos n⁻ प्लस 2 की पावर n/2 cos n⁵, ये रियल पार्ट, प्लस i sin n⁻ प्लस 2 की पावर n/2 sin n⁵। ठीक है ना। तो मॉड लेना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, cos n⁻ प्लस 2 की पावर n/2 cos n⁵ का स्क्वायर प्लस sin n⁻ प्लस 2 की पावर n/2 sin n⁵ का स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर ले। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर n आ जाएगा, प्लस दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स 2 × 2 की पावर n/2 cos a cos b प्लस sin a sin b cos ऑफ a माइनस b cos ऑफ n⁵ माइनस n⁻ cos ऑफ n × phi माइनस थीटा, ये एंगल आएगा बच्चों। ठीक है ना। अच्छा, phi माइनस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। phi माइनस थीटा जो एंगल है π/4 भी ले सकते हैं, -n/4 भी ले सकते हैं, है ना। इफ phi माइनस थीटा π/4, है ना। अच्छा, n की भी फॉर्म दे रखी थी, n हैज़ ए रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 8। इसका मीनिंग क्या है, n में 8 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर आता है। तो n किस टाइप का है, 8k + 1 टाइप का है। चलिए मूव कर लेते हैं। n अगर 8k + 1 टाइप का है तो भाई साहब क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन आई डू इन दिस क्वेश्चन, पुट कर देते हैं। पर ऐसा करते हैं कि इस टर्म की पहले वैल्यू निकालते हैं, cos ऑफ n × phi माइनस थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ phi माइनस थीटा को π/4 पुट करते, cos ऑफ n π/4, और n की वैल्यू डाल दी 8k + 1 × π/4। तो cos ऑफ π/4 से मल्टीप्लाई किया 2k pi + π/4 cos 2k pi + समथिंग cos ऑफ समथिंग, एंड इस वैल्यू 1/√2, और ये वैल्यू बन गई 1/√2। तो एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n इक्वल टू 1 + 2 टू द पावर n
इंटू टू रेज टू द पावर n बाई 2 इंटू 1/√2, 2 की पावर हाफ कम हो जाएगी। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता 1 + 2 पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1/2, ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n। सही है बच्चों। अच्छा, अब यार बात ये है कि इस क्वेश्चन को अगर हमें IIT JEE में देना है, टेस्ट पेपर में डिज़ाइन करना है, तो मैं ऐसे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। n कोई 8k + 1 टाइप का नंबर सोच लो, मतलब जिसमें 8 से डिवाइड देने पर 1 रिमाइंडर आता हो। तो क्या 2000 8 से डिविजिबल होता है? 2000 8 से डिविजिबल होता है 8 2 जा, आई होप होता है कि 1000 होता है, 125 इंटू 8 होता है 1000, और 2000 भी होता है, 8 2 जा 16, 48 5 डेफिनेटली होता है। अच्छा, ये होता है तो ऐसा लिख सकते हैं, और थोड़ा क्लोज लेके आते हैं, रिसेंट ईयर के आसपास लेके आते हैं, तो 2025। तो 2025 अगर मैं पिक करूँगा तो 2000 अगर डिविजिबल है तो 2024 भी डिविजिबल होगा, है ना। तो 2025 लेंगे तो 1 रिमाइंडर देगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता था, अल्फा पावर 2025 प्लस बीटा टू द पावर 2025, तो n को पुट कर दिए 2025, तो 1 + 2 रेज़ टू द पावर 2025 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1013, ये फॉर्म आ जाएगी इसकी। और इसको ऐसे लिख सकते थे, √1 + 2 पावर a प्लस 2 पावर b, वेयर a and b आर इंटीजर, देन फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ a बाई b, या a बाई b की वैल्यू भी पूछ सकते थे, तो डेसिमल में कुछ आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर अगर 5 - थीटा को मैंने -7π/4 लिया होता तो क्या होता? तो बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आप -7π/4 ले लेंगे तो यहाँ पर एंगल -7π/4 बन जाएगा। तो n को जब पुट करें तो अल्टीमेटली ये वैल्यू π/4 ही आएगी। आप रख के चेक कर लीजिएगा कि फाइनल आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।